जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का अपने YouTube चैनल मास्टर पाठशाला में स्वागत करते हैं। आज फिर से जैसा कि शेड्यूल कल लिखा हुआ था आप लोगों ने, आज बृहस्पतिवार का दिन है जिसमें लिखा हुआ था भूगोल पढ़ना है। भूगोल में हमने कुछ देख लिया था, जैसे कि भारत की स्थिति देख ली थी और भारत का जो पड़ोसी देश है और वो कितने राज्यों से सीमा बनाते हैं उनको देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं भारत की नदियाँ। आपको देखकर लग रहा होगा कि सभी तो छलांग मारते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये शेड्यूल वाइज क्लासेज जो हमने बनाई है उनको सिर्फ रनअप पढ़ाने के लिए हमने ऐसा किया हुआ है, ताकि आपको कुछ ऐसा लगे कि यदि हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उससे प्रश्न फंसेंगे या प्रश्न आपको मिल जाएंगे। बाकी उसके बाद जैसे ही हम क्लास 1 जून से चालू करेंगे, उसके बाद 22 सीरियल से चलेंगे। वर्ल्ड, फिर भारत के अंदर के अपने यूपी तक भी लेकर के आपको आएंगे, लेकिन उस पर आपको थोड़ा सा धैर्य बनाना होगा और विश्वास भी रखना होगा। और डेली का डेली आपको क्लास नोट्स भी बनाने होंगे। आइए दोस्तों, जैसा कि लिखा हुआ है मेन मैच भारत की नदियाँ, तो भारत की नदियों के बारे में हम देखना चाहते हैं। और अब बात करेंगे किसकी? गंगा नदी अफवाह तंत्र की। गंगा नदी के बारे में हम आपको अच्छे से आज बताना चाहते हैं। आपने यहाँ पर यह भी देखा होगा कि गंगा नदी के जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं पड़ते हैं? कितनी लंबी है, कितने राज्यों से गुजरती है, किस राज्य में सबसे अधिक लंबाई है और किस राज्य में सबसे कम लंबाई है। तो आज हम ये सभी जो आपके प्रश्न हैं गंगा नदी संबंधित, आज सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। आइए दोस्तों साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सतोपथ ग्लेशियर। इसे बोलते हैं सतोपथ ग्लेशियर। अब दोस्तों ध्यान देना होगा आपको, ग्लेशियर मतलब क्या होता है? एक टीला होता है बहुत बड़ा सा बर्फ का। जैसे जैसे वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, वहाँ से बर्फ हमेशा पिघलना चालू हो जाती है। अपने घर में भी लेके आते होंगे बर्फ वाटर कूलर में डालने के लिए। जब लाते होंगे क्या करते हैं? वहाँ से गए, बढ़िया 10-5 रुपये का जो भी हुआ उसे लेके आए। जब रास्ते में लेके आते हैं तो क्या होता है? बर्फ़ पिघल जाती है ना। तो जब बर्फ़ पिघलती है, सेम ऐसा ही ग्लेशियर में भी होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है और वो पिघलना शुरू हो जाता है, तो इस नदी को जो यहाँ पर लिखा हुआ है सतोपथ ग्लेशियर, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, अलकनंदा निकलती कहाँ से? सतोपथ ग्लेशियर से। और ये है धौली गंगा। दोस्तों जाहिर सी बात है, ऊपर से जब बहेगी तो नीचे की ओर ही आएगी। जब नीचे की ओर बह कर के आ रही होगी तो यहाँ पर एक नदी मिलती है धौली गंगा। ये धौली गंगा और अलकनंदा जब आपस में मिलती है, वो स्थान कौन सा है? विष्णु प्रयाग। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर बोलना है प्रयाग। प्रयाग का अर्थ क्या होता है? प्रयाग हो या फिर दो आब हो, कुछ बड़े ठीक ठाक शब्द हैं और जो कन्फ्यूजन हमेशा करते रहते हैं। तो प्रयाग को ध्यान से देखें, प्रयाग का मतलब क्या होता है? प्रेम करना। क्या देखें हम? प्रेम करना। जब एक नदी दूसरी नदी से आके प्रेम करती है, मतलब मिलती है, आपस में मिलावटी करती है, तो उस स्थान को ही बोलते हैं हम प्रयाग। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मिली है, तो जब मिल रही होगी तो उसके मध्य में भी एक स्थान होगा, लैंड एरिया होगा, ज़मीन होगी, जहाँ पर हम फसल को अच्छी से पैदावार बढ़ा रहे होंगे। वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ हो रही होगी। अब जो इसके मिड वाला पार्ट होता है, जो नदियों के मध्य वाला स्थान होता है, उसे ही बोलते हैं दोआब। दोस्तों आशा करते हैं कि ये आपका जो प्रयाग शब्द था और ये दोआब शब्द था, ये आज क्लियर हो गया है। दोस्तों आगे की ओर देखिए, आखिर हमने बात कहा, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है पंच प्रयाग के बारे में। कई बार प्रश्न यहाँ से आया हुआ है पंच प्रयाग के बारे में। उस पंच प्रयाग में हमने पहले को बात कर ली है धौली गंगा। धौली गंगा जब आकर के अलकनंदा से मिलती है, वो स्थान होता है विष्णु प्रयाग। फिर उसके बाद नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नाम से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। धौली गंगा आकर के अलकनंदा में मिली कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में। फिर वो अलकनंदा के नाम से ही आगे की ओर बढ़ी और एक नदी है नंदाकिनी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नंदाकिनी नदी है और नंदाकिनी नदी फिर से आकर के अलकनंदा में मिली और मिली कहाँ पर? तो नंद प्रयाग में। कहाँ पर मिली दोस्तों? नंद प्रयाग में। दोस्तों स्पेस थोड़ा सा कम था, इस वजह से हमने लिख दिया, इसलिए हम बोल रहे हैं अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों हमने क्या कहा है? पहली धौली गंगा विष्णु प्रयाग में, नंदाकिनी नंद प्रयाग में। फिर एक और आगे नदी आती है, इसे बोलते हैं पिंडारी नदी। पिंडारी नदी अगर कि फिर से अलकनंदा नदी में ही आकर मिलती है, वो स्थान है कर्णप्रयाग। कौन सा स्थान है दोस्तों? कर्णप्रयाग। आशा करते हैं दोस्तों आपको पसंद आ रहा होगा। अब कर्णप्रयाग से भी नदी आगे बढ़ती है, नदी का नाम वही है अलकनंदा। अभी तक अलकनंदा नदी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, धौली गंगा हो या नंदाकिनी हो या पिंडारी हो, ये सबकी सब किस दिशा से बह रही हैं? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा बायां तट दायां तट। अब देखिए, यदि नदी हम इस दिशा में बहा रहे हैं तो हम लोग ऐसे देखते हैं, तो ऊपर वाला हाथ कहाँ है? ऊपर की ओर। ये कौन सा हाथ है? बायां हाथ। इसलिए हम इसे बोलते हैं
बायां तट, इस वाले को दायां तट, अर्थात बाईं ओर की नदी और ये दाईं ओर की नदी। अब दोस्तों आशा करते हैं कि आज के बाद दोबारा ये बाया दाया लेकर के कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको कभी मतभेद नहीं होगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे हम, धौलीगंगा हो, मंदाकिनी हो या पिंडारी हो, ये सब कैसी हैं? अलकनंदा की कौन सी नदी है? बाएं तट की नदी है। कैसी नदी है? बाएं तट की। एकमात्र नदी है जिसे बोलते हैं मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। निकलती कहाँ से? केदारनाथ ग्लेशियर से। ये कहाँ पर आके मिलती है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में। आपने भी लास्ट में देखा होगा, यही 2014 के टाइम पीरियड में केदारनाथ में बड़ा सा ग्लेशियर पिघल गया था, जिसकी वजह से तो बस बादल फट गया, भूचाल आ गया, लाखों की तादाद में लोग मारे गए, बिल्डिंगें बह गई और मतलब कयामत ही आ गई थी उस टाइम। ये वही केदारनाथ है। वहीं से एक नदी निकलती है मंदाकिनी। वो मंदाकिनी नदी किससे आकर मिलती है? अलकनंदा से। अलकनंदा से। अलकनंदा नदी और इधर से कौन है? मंदाकिनी नदी। ये दोनों आपस में मिलती हैं। स्थान कौन सा है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग फिर से किस नदी के नाम से बहती है? फिर अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है। अलकनंदा से नाम से आगे बढ़ी और आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर आती है, जिसे हम बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं दोस्तों? देवप्रयाग। अब ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर इसको मिलाया है। इसके इधर से देखो एक नदी और आ रही है। इस नदी को भी देख लेते हैं कौन सी नदी है, कहाँ से आती है और कैसे आई है। अब देखना यहाँ पर ये गंगोत्री ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर। इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भिलंगना नदी। क्या नाम है? भिलंगना नदी। कहाँ से निकली है? गंगोत्री ग्लेशियर से। आपने कई बार प्रश्न ऐसा देखा होगा, पूछा जाता है गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो सीधे ही हम लोग गंगोत्री लगा देते हैं। लेकिन अब आपको भी पता है, यदि ऑप्शन में आपके पास गंगोत्री ना हो तो किसके पास चले जाएंगे हम? सतोपथ के पास में। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप भी देख रहे हैं इधर से भिलंगना नदी आ रही है और इधर से अलकनंदा नदी आ रही है। मिल कहाँ पर रही है दोनों के दोनों? देवप्रयाग में। उसके बाद इस नदी का नाम होता है गंगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? आगे की ओर देखिए, अब ये भिलंगना नदी जैसे ही आगे बढ़ी तो एक नदी और आकर मिलती है जिसे बोलते हैं भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। ऐसा कि आपने पौराणिक कथा में सुना होगा कि जो राजा दशरथ के पैतृक हुआ करते थे या उनके पूर्वज हुआ करते थे, उनमें ना एक नाम होता है भागीरथ। भागीरथ यहाँ पर भूचाल हो जाने की वजह से या अकाल पड़ जाने की वजह से लोग प्यासे मर रहे थे, भूमि में कोई उपजाऊ नहीं हो पा रही थी, तो भागीरथ ने ही गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए उन्हें भागीरथी नदी बोल देते हैं। अब ये भागीरथी और भिलंगना नदी, भागीरथी और भिलंगना नदी आपस में मिलती कहाँ पर है? गणेश प्रयाग में। गणेश प्रयाग में मिलती हैं। और आपको याद भी रहा होगा, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि टिहरी बांध कहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों देखिएगा, ये है गणेश प्रयाग। इसी गणेश प्रयाग पास में बना हुआ है टिहरी बांध। क्या बना हुआ है दोस्तों? टिहरी बांध, जो कि लगभग 1936 के टाइम पीरियड का बना हुआ है। ये टिहरी बांध बना हुआ है भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर। अब याद रहेगा, स्थान का क्या नाम है? गणेश प्रयाग। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, गणेश प्रयाग में कौन सी नदी आकर के मिलती है। तो दोस्तों याद रहेगा आपको, भिलंगना और भागीरथी नदी आकर के मिलती है। फिर से बहती है आगे की ओर भिलंगना नदी अपने ही नाम से, भागीरथी के नाम से। तो दोस्तों आगे की ओर बहती है भागीरथी के नाम से। आगे किस नाम से आती है? भागीरथी के नाम से। भागीरथी और आकर के ये अलकनंदा नदी अगर आपस में मिलती हैं, मिलती कहाँ पर है? ये देवप्रयाग में। देवप्रयाग में। देवप्रयाग से जब आगे की ओर बढ़ती हैं तब इसका नाम होता है गंगा। उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर जो पंच प्रयाग संबंधित प्रश्न था आपके सभी क्लियर हो गए होंगे। पहला है धौलीगंगा, फिर नंदाकिनी, फिर पिंडारी, फिर उसके बाद मंदाकिनी, मंदाकिनी के बाद देवप्रयाग। देवप्रयाग मतलब भागीरथी। दोस्तों इन सबको अच्छे से क्रम से याद कर लीजिए, क्योंकि क्रम से लगातार वो पूछा जाता है। आगे हम लोग गंगा के नाम से। अब गंगा के नाम से ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो स्थान पूछा जाता है मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आपको याद रखना होगा उत्तराखंड के हरिद्वार से। कहाँ से दोस्तों? उत्तराखंड के हरिद्वार से क्या मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अब दोस्तों आगे की ओर चलते हुए देखते आए हुए हैं। तो दोस्तों देखना हमें ये है, यह गंगा नदी है। अब आपको पता है उत्तराखंड के बाद अपना क्या आता है? यूपी। अब अपने यूपी में प्रवेश करेगी तो यूपी का एक उत्तरी जिला है जिसका नाम है बिजनौर। क्या नाम है दोस्तों? बिजनौर। तो बिजनौर से ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में यह गंगा नदी से मिलने वाली सबसे पहली नदी का नाम है रामगंगा। रामगंगा, जो कि कभी वही प्रश्न पूछ लेता है कि रामगंगा का उद्गम स्थल क्या है, तो नाम लिख देंगे पौड़ी गढ़वाल।
पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल नामक स्थान से रामगंगा नदी निकलती है और यह आकर के कन्नौज के पास मिल जाती है गंगा नदी में। दोस्तों आगे की ओर देखते हैं, कन्नौज के आगे आकर और नदी मिलती है कुछ यमुना, ये है प्रयागराज में आकर के मिलती है। प्रयागराज, ये प्रयागराज कोई और नहीं है, ये वही अपना प्रयागराज है जो अपना इलाहाबाद, जिसे पहले हम बोल रहे थे। अभी आपने हाल ही में खबरों में देखा था कि अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इसका नाम इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया है। अब आकर आगे देखें, प्रश्न सबसे पहले पूछा जाता है गंगा नदी की या उत्तर प्रदेश में मिलने वाली सबसे पहली नदी का नाम क्या है? रामगंगा। या प्रश्न पूछा जाता है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? तो फिर यमुना नदी। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 1376, मतलब 1376 किलोमीटर। कितनी है? 1376 किलोमीटर। प्रश्न कभी यही भी आ जाता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आपने हर बार यही देखा होगा, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। लेकिन थोड़ा सा दोस्तों आपको हम रीचेक करवाना चाहते हैं, ये जो 2525 किलोमीटर है, जिसे हम 25 किलोमीटर बोल देते हैं, ये वास्तव में पूरी अपने भारत की ही नहीं है, ये बल्कि इसमें 2510 किलोमीटर तो भारत की है और शेष 15 किलोमीटर ये बांग्लादेश की होती है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप जब भी बोलेंगे गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप आसानी से बोल देंगे कि 2510 किलोमीटर भारत में बहती है और 15 किलोमीटर बांग्लादेश में बहती है। 2525 किलोमीटर थी गंगा नदी की लंबाई। अब गंगा नदी की लंबाई भारत और बांग्लादेश, भारत के भी 5 राज्य हैं और उसके बाद में आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल से होकर के ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो टोटली लंबाई है भारत में 2510 किलोमीटर। ये लंबाई है भारत में, ये लंबाई है भारत में, और 15 किलोमीटर की जो लंबाई है ये है बांग्लादेश में। दोस्तों जैसा कि हमने आगे दिखाया हुआ है, बांग्लादेश में ही गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। फिर आगे आकर के हम बताते हैं आपको किस तरह से। आइए हम अपने पास में चलते हैं। हम लोग आ चुके थे अपने कन्नौज के पास तक। अब यहाँ से देखिएगा यमुना नदी, लेकिन इसे कुछ पल के लिए होल्ड कर देते हैं, गंगा नदी को और आगे से बढ़ाते हुए। ये प्रयागराज में कौन सी नदी आकर मिली है? यमुना। यमुना की कौन सी नदी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसे हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी रिवर। आगे देखिएगा, इसके आगे ये लिखा हुआ है एक स्थान, यहाँ पर आती है सोन नदी आकर के मिल रही होती है, जो कि प्रयागराज में ही आकर के मिल जाती है। उसके बाद लिखा हुआ है ये पीलीभीत। आपने पीलीभीत को भी अच्छे से जाना होगा, जो कि नेपाल और उत्तराखंड दोनों से बॉर्डर शेयर करता है अपना। पीलीभीत से एक नदी है, एक झील, क्या बोलते हैं, क्रेटर है, मतलब झील है, इसे बोलते हैं फुल्लर झील। फुल्लर झील। अब ये ना तो किसी पहाड़ी से निकली है और ना ही तो किसी ग्लेशियर से पिघलकर बनी हुई है। ये एक स्थानीय नदी है, स्थानीय झील है, जो कि एक क्रेटर से निकली हुई है, इसीलिए इसे बोलते हैं फुल्लर झील। और ये फुल्लर झील अगर के निकली है पीलीभीत से। ये पीलीभीत से अगर के गंगा में कहाँ पर मिलती है? गाजीपुर में। गाजीपुर में या पीली जो है फुल्लर झील से निकलती है एक नदी गोमती, और यह आकर के कहाँ पर मिली है? गाजीपुर में। आपने ये भी देखा होगा गोमती नदी के किनारे ही अपनी राजधानी लखनऊ बसी हुई है। और आपने इसके आगे देखा होगा सुल्तानपुर भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और गोमती नदी तो खैर कुछ खास अपने लखनऊ में अच्छी खासी गंदी हो गई है, लेकिन आपको याद रखा गंगा नदी में आकर के गोमती नदी कहाँ पर मिलती है? गाजीपुर में। और गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो फुल्लर झील से। फुल्लर झील कहाँ पर है? तो पीलीभीत में। अब उम्मीद है यदि प्रश्न पूछे पीलीभीत कहाँ पर है, तो उत्तराखंड और नेपाल दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, आगे आए हम लोग। उसके आगे गंगा नदी फिर से आगे बढ़ी गंगा के नाम से ही, और एक नदी और काली नदी, जिसे हम नेपाल में बोलते हैं काली, और वही एक नदी और निकलती है करनाली नदी। करनाली नदी। जब काली नदी और करनाली नदी आपस में आकर मिलती है तो उसे हम बोलते हैं घाघरा नदी। आपको याद रहा होगा दोस्तों, इसी अयोध्या जो शहर बसा हुआ है या फिर जिला जो बसा हुआ है, इसी घाघरा को कुछ पल बाद बोलते हैं सरयू नदी। आपने भी देखा होगा और हमने भी, इस समय तो खैर राम मंदिर तो चर्चा का विषय बना हुआ है, सब लोग जाकर के माता सरस्वती सरयू नदी में स्नान सभी लोग करने के बाद वहाँ पर आकर के आस्था बनाते हैं। अब आस्था से ही सब कुछ चल रहा है, भरोसे से ही दुनिया टिकी हुई है। ये सरयू नदी आकर मिली है, बस बहुत लंबी नहीं है, बस अयोध्या में इसे बोलते हैं, बाकी फिर से वो घाघरा के नाम से ही आगे बढ़ती है। और यहाँ पर ये छपरा में आकर के मिल जाती है फिर से गंगा में। कहाँ पर मिलती है दोस्तों? छपरा में। फिर आगे की ओर आपने देखा होगा यहाँ पर कैमूर की पहाड़ियाँ हैं।
कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। अब कैमूर की पहाड़ियों से भी आपको आगे दिखाएंगे कौन कौन सी नदियाँ किस तरह से निकलती हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंडिकेट के तौर पर, यहाँ पर कैमूर से एक नदी निकलती है केन। कौन सी नदी है? केन नदी। ये केन नदी जाकर के अपने बांदा में मिलती है, जो कि आप देख रहे होंगे ललितपुर के पास में पड़ता है, हमीरपुर बांदा के पास में पड़ते हैं, जो कि दक्षिण वाले अर्थात सीधे तौर पर क्या है, गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का ये भाग होता है। अब इसी कैमूर पहाड़ी से एक नदी और निकलती है टोंस, जिसको हमने बताया था आपको, ये प्रयागराज के पास में मिलती है। अब आगे हमने कहा था इसके एक और नदी निकली जिसका नाम है कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी, ये नदी आकर के आगे से गंगा नदी में मिल जाती है। अब आगे देखा होगा आपने सोन नदी। सोन नदी के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, जो कि पड़ता है, अब आप देख रहे होंगे सोन नदी है, और ये है कहाँ पर? दक्षिणतम वाला पार्ट है। किसका? अपने उत्तर प्रदेश का। जब वो अपने उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम पार्ट है, मतलब दक्षिण में कौन सा जिला है? तो सोनभद्र है। अब आपको याद रहा होगा, नहीं तो हम आपको बता देते हैं सोनभद्र, ये मान लो इस तरह से कुछ सोनभद्र बना हुआ है। अब इधर की ओर बात करें, यहाँ पर बिहार है और यहाँ पर झारखंड है, और इतने में इधर बना हुआ है छत्तीसगढ़, और ये है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये जो सोन नदी है, ये अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं, ये मिलती कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ में। कहाँ मिलती है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। ये यहीं से निकलती है, सोनभद्र से होकर के प्रवेश करेगी। कहाँ से प्रवेश करेगी? सोनभद्र से। सोनभद्र से निकलती है सोन नदी। अब सोनभद्र में जब निकल रही है तो यहाँ पर इसको स्टेबल करने के लिए, अर्थात पानी को एकत्र करने के लिए यहाँ पर एक डैम बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? रिहंद बांध। क्या नाम है? रिहंद बांध। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो पूछा जाता है प्रश्न, रिहंद बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपको याद रहना चाहिए कि सोन नदी पर है। कहाँ पर है दोस्तों? सोन नदी पर। अब ये सोन नदी आगे बढ़ती है सोनभद्र के, आप देख रहे हैं सोनभद्र है, और सोनभद्र के बाद इधर जाएगी बिहार की ओर। जब बिहार की ओर जाएगी तो बिहार में जिला पड़ता है जिसका नाम है पटना। बिहार की राजधानी ही है पटना, आप लोग अच्छे से जानते भी हैं। पटना में आके सोन नदी मिलती है। और उसके बाद गंडक, इसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, गंडक, जो कि एक नुब्रा ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से दोस्तों निकलती है? नुब्रा के ग्लेशियर से निकलती है। अब इस गंडक को ही हम लोग शालिग्राम नदी भी कहते हैं, शालिग्राम नदी भी कहते हैं। आपने इसे इतिहास में पढ़ा होगा, इसे हम सदा नीरा भी बोलते हैं। शालिग्राम या फिर सदा नीरा, दोस्तों ये गंडक नदी को ही कहते हैं। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं, मैप में दिखाना चाहते हैं दोस्तों। इस वाले एरिया को देखा जाए, कुछ इस तरह से बना होगा, इस तरह से। तो यहाँ पर एक पड़ता है महाराजगंज, महाराजगंज के नीचे पड़ता है सिद्धार्थ नगर। तो सिद्धार्थ नगर और ये महाराजगंज को थोड़ा सा टच करती हुई, इस तरह से देखा, इस तरह से टच करती है महाराजगंज को। महाराजगंज के पास से निकलती है गंडक नदी। ये गंडक नदी निकलती कहाँ से है? तो आप देख रहे होंगे महाराजगंज के ऊपर कौन सा है? नेपाल है। तो आपको याद रखना होगा दोस्तों, ये गंडक नदी भी नेपाल से आती है। कहाँ से निकलती है? नुब्रा ग्लेशियर से। नुब्रा ग्लेशियर से निकलती है। इसे हम शालिग्राम भी कहते हैं, या फिर सदा नीरा प्राचीन इतिहास में कहा जाता है। गंडक नदी आकर के मिलती है कहाँ पर? हाजीपुर में, जो कि बिहार में है। कहाँ पर मिलता है दोस्तों? आगे हाजीपुर में। यदि बात करें, प्रश्न कभी कभी ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो आप इधर ध्यान देंगे किसको? यमुना को, और इधर ध्यान देंगे किसको? गंडक को। तो दोस्तों आशा करते हैं, कई बार जैसा कि आपने इस बार लास्ट 2021 के टाइम पीरियड में एक एग्जाम हुआ था जिसे बोलते हैं यूपीपीसीएस आरओ में ये प्रश्न आया हुआ था गंडक नदी को लेकर के। वहाँ पर ये जब जाकर देखेंगे यूपीपीसीएस ARO 2021 का पेपर था, उसमें गंडक नदी से प्रश्न आया हुआ था। बस यही आया हुआ था कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, हमने यहाँ पर क्या कहा है? महाराजगंज। महाराजगंज में थोड़ा सा शेयर करती है, सिर्फ टच करती है। महाराजगंज के डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश नहीं करती है, मतलब बाउंड्री से शेयर करती हुई आगे निकल जाती है बिहार में। लेकिन अपने यहाँ पर जो यमुना नदी है, वो आपको देखा होगा उधर शामली वाला एरिया है, जहाँ से अंदर प्रवेश करती है। और उसके बाद यहाँ पर देख ही रहे हैं आप, प्रयागराज में आके हमें यमुना नदी मिल ही रही है। तो ऐसे में हम यमुना को तो टिक नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या आता है? गंडक नदी, जो कि सबसे सुटेबल था। अब यूपीपीसीएस आरओ हो या पीसीएस हो या यूपीएससी हो, तो यहाँ से प्रश्न आपके पास कायदे से आते हैं। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो गलती कर जाएंगे। दोस्तों हमने गंडक नदी को भी देख लिया, उसके नाम क्या है? नुब्रा ग्लेशियर से निकलती है, जो कि नेपाल में पड़ता है। शालिग्राम भी इसका एक नाम है नदी का, और एक सदा नीरा भी है। दोस्तों आगे की ओर चले हम। एक नदी है कोसी। क्या है? कोसी।
कोसी को दोस्तों आपको अच्छे से याद रहा होगा, कोसी को एक स्थान की हम बोलते हैं कौन सी नदी कहते हैं दोस्तों? कुछ कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप मेंशन करेंगे। कोसी नदी को किसी राज्य का शोक कहते हैं, वो राज्य का नाम क्या है, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। दोस्तों हम आगे चलते हैं इसको होल्ड कराते हुए। उम्मीद है कि आप लोग बताएंगे। सबसे आसान प्रश्न है और सबसे सटीक भी है, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। आगे चलें तो दोस्तों ये कोसी नदी अगर कहाँ मिली है, कहाँ पर आके मिलती है? कटिहार जिला है। कहाँ पर है ये? कटिहार जिला में आकर के मिलती है, गंगा नदी में। कहाँ पर आके मिलती है? कटिहार जिला और गंगा नदी में। उसके बाद ये कहाँ पर पड़ते हैं? जैसे वो उधर आ गए हैं बिहार के बाद इधर आ गया झारखंड से थोड़ा सा टच करता है, उसके बाद पहुंच जाती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बाद ये आ जाती है कहाँ पर? आपने देखा होगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ये गंगा नदी प्रवेश बह रही है यहाँ से पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा जो कोलकाता नामक एक शहर बसा हुआ है, वो गंगा नदी के एक अफवाही नदी है। अफवाही नदी मतलब जो गंगा नदी से निकल कर बाहर गिरी है, गंगा नदी से जो निकल कर बाहर निकली हुई है उसे बोलते हैं हुगली नदी। इस हुगली नदी के किनारे ही गंगा नदी, जो कोलकाता शहर जो बसा हुआ है वो हुगली नदी पर बसा हुआ है। हुगली नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। तो दोस्तों कई बार आपके पास प्रश्न आया होगा, हुगली की सहायक नदी दामोदर, हुगली की सहायक नदी दामोदर, क्योंकि आप देख रहे होंगे इधर से ये बहती हुई जाती है, इससे निकल रही है और ये दामोदर नदी आकर के हुगली में मिल रही है। और हुगली किसके? कोलकाता शहर हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। दामोदर हुगली की सहायक नदी है। एक बार कई बार आपने प्रश्न देखा होगा कि दामोदर की भी कई सहायक नदियाँ होती हैं, जैसे एक बोलते हैं तुंगभद्रा, यहाँ से प्रश्न कई बार आया हुआ है, इसे भी देख लीजिएगा। बाकी आगे बहुत सारी नदियाँ हैं, जब इनके ट्रिब्यूटरी के बारे में जाएंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे। दोस्तों फिलहाल हम आपको दिखा दिए हैं गंगा की एक अफवाही नदी है जिसका नाम है हुगली, जो कि गंगा से निकलकर बाहर रही है। और हुगली नदी दोस्तों हमने आपको दिखाया हुआ है, ये हुगली नदी किसकी है? गंगा की एक अफवाही नदी है। अफवाही नदी है और हुगली नदी के किनारे ही एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है कोलकाता। अब कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है, और कोलकाता में एक काली माता का प्रसिद्ध मंदिर भी है। तो इस हुगली नदी की एक सहायक नदी है। आप देख ही रहे होंगे कि दामोदर नदी ये कहाँ पर आकर हुगली में मिल रही है। किसमें आकर मिल रही है? हुगली में। और इस दामोदर की एक सहायक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। दोस्तों आप ऐसे अच्छे से भी याद रखेंगे। अब बात करें हम दामोदर नदी के बारे में, तो आपने यहाँ पर देखा होगा इस तरह से झारखंड बना होता है। झारखंड में एक पठार है जिसे बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। इस पठार को इसी तरह से दो भागों में बहती हुई, अर्थात ये दामोदर नदी ही है जो छोटा नागपुर को दो भागों में काटती हुई आगे की ओर बढ़ती है। इसमें एक हजारीबाग का पठार और एक रांची का पठार की ओर इसे डिवाइड कर देती है। और यहाँ से सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटने वाली नदी का नाम क्या है? तो आप बताएंगे दामोदर। और आपको ये भी याद रहा होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना इसकी सबसे पहली भारत की नदी घाटी परियोजना है। अब दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। हमने देख लिया हुगली और दामोदर, उसी तुंगभद्रा के बारे में और हजारीबाग के बारे और रांची के बारे में भी देख लिया है, जो कि है कहाँ पर? ये झारखंड में है। कहाँ पर है दोस्तों? झारखंड में। आगे आए हम लोग, फिर से ये गंगा नदी चल रही है। अब किधर कहीं पश्चिम बंगाल से कहाँ जाएगी? बांग्लादेश में। जब बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है उसके थोड़ा सा पहले एक महानंदा नामक स्थान से एक नदी आती है महानंदा, और वो आकर के गोदावरी घाट पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? गोदावरी घाट पर। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, हम गोदावरी नदी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की नदी है और हम लोग अभी कहाँ हैं? उत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत की ओर चल रहे हैं। और वहाँ पर एक महानंदा है नदी और एक गोदावरी घाट है। घाट समझते हैं दोस्तों, जो कि नदी के किनारे स्थान बनाया जाता है शरणार्थियों के लिए, या जो दर्शनार्थी आते हैं उनको स्नान करने का स्थान बना दिया जाता है, उसे घाट बोल देते हैं। ये बही किसके नाम से है? पद्मा के नाम से। कहाँ पर बही है? बांग्लादेश में। जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था अभी, गंगा नदी की टोटली लंबाई है 2525 किलोमीटर। उसमें हमने आपको बताया था इसे दो भागों में ले लिए हैं। एक है 2510 किलोमीटर जो कि अपने भारत में है, और प्लस 15 किलोमीटर जो कि कहाँ पर है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बढ़ती है। तो दोस्तों हमने देख लिया बांग्लादेश तक। अब इसके आगे भी कुछ नदियाँ आ करके मिलेंगी यहाँ पर पद्मा में, और उसके बाद ये पद्मा ही जब बंगाल में जाती है तो जमुना के नाम से, मेघना के नाम से प्रवेश करती है। जब इसमें आकर के नदी मिलेगी फिर हम इसके आगे बताएंगे अगले वाले पार्ट में। दोस्तों आपके पास दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है? एक कोसी नदी किस राज्य की शोक नदी कहते हैं, और एक है दामोदर नदी, इसको भी किस राज्य का शोक कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में इन दोनों के जवाब को मेंशन करना है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अब यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी के बारे में हमने कहा था ये प्रयागराज में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। अब यमुना नदी जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर।
दोस्तों यमुना नदी में भी देख रहे होंगे आप, ये आती है अपने हरियाणा से मिलकर के, हरियाणा से होते हुए अपने आप प्रवेश करती है। ये स्थान कहाँ है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है ये यमुना नदी। अब यमुना नदी की सबसे पहली नदी जो मिलने वाली है उसका नाम है चंबल। चंबल जो कि जानापाऊ पहाड़ी से निकलती है। आपको याद रहा होगा ये चंबल नदी बीहड़ों का क्षेत्र कहलाता है। आपको पता है बीहड़ों के चंबल का डाकू तो खूब सुना होगा, वीडियो भी खूब देखते होंगे यूट्यूब चैनल पर। ये चंबल नदी का ही एरिया है जो कि बहुत बड़ी बड़ी सी नदियाँ होती हैं जो मतलब गार्ज के रूप में निकलती है नदी बहती हुई। मान लो ये नदी निकल रही है, अब जब नदी निकल रही है तो यहाँ से मिट्टी को बहा करके अपने साथ में ले जाएगी दोस्तों। ये तो साधारण सी बात है। जब मिट्टी को यहाँ से बहा कर ले जाती है और इसके किनारे कुछ बड़े बड़े से पेड़ आ जाते हैं, बड़े बड़े से पेड़ खड़े हो जाते हैं। वो जो बहुत बड़े बड़े से पेड़ खड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े से, इन वाले एरिया को यहाँ पर छुपने के लिए स्थान भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, क्योंकि मिट्टी कहाँ से कट के निकल जाए, बढ़िया दरार भी बन जाते हैं। उन्हीं दरारों में लोग छिपकर बैठ जाते हैं। जो भी आसपास के व्यक्ति गुजरते हैं बढ़िया चोरी भी कर लेते हैं, जो अपना पैसा कौड़ी लेकर आते हैं वो भी छीन लेते हैं। दोस्तों देख लिया चंबल नदी को, और इसकी भी कई सारी सहायक नदियाँ भी हैं। जब उनके बारे में बताएंगे तो सबके बारे में धीरे धीरे बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल चंबल यमुना की सहायक नदी है। और किस तट की है अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख रहे होंगे ये इधर क्यों नदी जा रही है, अब ये किधर से आकर के मिल रही है। चंबल नदी मिली कहाँ पर आकर के? इटावा में। तो दोस्तों आपको याद रहा होगा ये झांसी के जस्ट ऊपर वाला स्थान है जिसे इटावा बोलते हैं। और इटावा के पास में एक आगरा पड़ता है। उसके ऊपर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। किसके ज़िले हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। आइए दोस्तों आगे देखिए हम लोग, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो कि आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पर दोस्तों पड़ती है? मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी पड़ती है। विंध्याचल के भी कई पार्ट है, तब आगे चलेंगे हम आपको बताएंगे। अब विंध्याचल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेतवा। बेतवा नदी निकलती है। बेतवा की भी कई सारी नदियाँ ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियाँ हैं। और ये बेतवा नदी ही आकर के यमुना में मिलती है। किसी कहाँ पर? हमीरपुर। आपने देखा होगा कई बार यहाँ से प्रश्न आया भी है, उत्तर प्रदेश का जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से क्या हमीरपुर सीमा साझा करता है? तो कई बार या कई सारे मैपों में आपने देख रखा होगा कि हमीरपुर को बांदा वाली एरिया में, बांदा और महुआ वाली एरिया के बीच में टच कराते हुए दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पर गलत मैप बना हुआ है। यदि आप ऑथेंटिक मैप देखेंगे यूपी की गवर्नमेंट साइट पर जाकर के देख लेंगे तो वहाँ पर हमीरपुर मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि वो बांदा और महुआ के बीच में ही रह जाता है, ऊपर ही। तो दोस्तों आज आपके पास 3 क्वेश्चन हुए। एक तो कौन? कोसी नदी को बताना है किस राज्य की सोग नदी कहते हैं, और दूसरा दामोदर नदी को बताना है, और तीसरा आपको ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है हमीरपुर क्या मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है या नहीं बनाता है। दोस्तों आगे और चलते हैं। फिर एक आती है पर्वत श्रेणी जिसका नाम है कैमूर पर्वत श्रेणी। कौन सा नाम है? कैमूर पर्वत श्रेणी। हमने आपको यहाँ पर बताया हुआ था कैमूर पर्वत श्रेणी से ही एक नदी निकलती है, केन नदी। केन नदी। अब केन नदी कहाँ पर आकर मिलती है? बांदा नामक स्थान पर यमुना से आकर के मिलती है। दोस्तों यहाँ पर भी आपने देख रखा होगा यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल है, बेतवा है और केन है, और आप सिंध भी यहाँ पर देखेंगे आकर के। आगे की ओर चले, अब देख रहे हैं हम लोग यमुना की सहायक नदियों को देख लिया है। उसके बाद ये यमुना आकर के प्रयागराज में मिल जा रही है। तो दोस्तों हमने आज गंगा नदी की पूरा अफवाह तंत्र देख लिया है और बांग्लादेश में प्रवेश करा दिया है। ये बात भी बोल दी है कि बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है उस समय यह नदी पद्मा के नाम से कहलाती है। उसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ती है, यमुना मिलती है तो ये मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। दोस्तों आज हमने गंगा नदी के बारे में अच्छे से देख लिया है, जो कि एक भारत की बड़ी नदी कही जाती है, भारत की एक बड़ी नदी कही जाती है। और हमने एक बात आपसे कही हुई थी कि गंगा नदी के जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो दोस्तों आइए हम उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। गंगा नदी में दोस्तों, गंगा नदी में आप देखा होगा हिमालय से निकल कर बहती हुई है, कुछ जड़ी बूटियों से टकराती हुई आती है, लेकिन उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम जीवाणु बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज नामक एक जीवाणु होता है, जिसकी वजह से ही गंगा नदी के पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आज जो हमने कहा है आपको सब सिखाया है, और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, अपने सभी दोस्तों के साथ तक पहुंचाएं। और जो भी कमियां रही हों उसे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। लेकिन उससे पहले हमारे पास में आज हमने 2 आपके लिए होमवर्क दिया है, एक कोसी नदी और दूसरी एक दामोदर नदी, और तीसरा एक हमने दे दिया है हमीरपुर। इन तीनों को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।